हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स फॉर क्लास 11th स्टार्ट करेंगे और इसका चैप्टर होगा सेट्स। जो फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी में वो है सेट्स। तो सबसे पहले सेट क्या होता है हम इसके बारे में देखेंगे। सेट वर्ड का यूज सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे जर्मन के, उन्होंने इसको यूज़ किया था, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और ये बताया गया था कि सेट होता क्या है। सेट इज़ द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। सेट क्या होता है? जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक ग्रुप होता है या उनका एक कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो हमने कहा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या था कि वे ऑब्जेक्ट्स थिंग्स जिनका इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है, जो रियली पाए जाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बारे में जानकारी रखते हैं, छू सकते हैं। तो वे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो थिंग्स क्या हैं, ये सब वेल डिफाइंड होते हैं, जो रियली प्रेजेंट होते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में। और जो भी इमेजिनरी चीज़ें होती हैं वो सब क्या हैं, सेट में नहीं आती, वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ कलेक्शन या ग्रुप बनाते हैं उन चीज़ों का, उन ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं किसको, योर क्लासरूम। अब क्लासरूम में क्या है, क्लासरूम क्या है, एक कलेक्शन है स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, इसमें मेंबर्स हो गए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं, ह्यूमन बीइंग है, सबका पर्पस क्या है, स्टडी करना है। तो ऐसे ही हम लोग जो फैमिली है उसको भी बोल सकते हैं कि फैमिली भी क्या एक तरह से सेट है, क्योंकि फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सब एक ग्रुप में रहते हैं और हर एक मेंबर जो है उसका वो वेल डिफाइंड है। तो इस टाइप से हम लोग सेट को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं हैं, जो इमेजिनरी हैं, उनका हम लोग सेट नहीं बनाते हैं। तो सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट या जो ग्रुप बनेगा, जो कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन को पूरा कंबाइंड फॉर्म में एक सिंगल लेटर से यूज करते हैं। उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर से, जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स वाई जेड, जो भी लिखें, सेट का जो नाम देते हैं किसी एक सिंगल लेटर से लिखते हैं, उसको कैपिटल यूज करते हैं। हाँ, अगर कलेक्शन या ग्रुप लेटर्स का ही है तो जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग स्मॉल से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी टिल स्मॉल जेड, जो जहाँ लिख सकते हैं। तो लेटर्स को अगर हम लोग ग्रुप में लेते हैं तो स्मॉल से लिखेंगे, और जो सेट का नाम देंगे उसको हम लोग एक कैपिटल लेटर से शो करते हैं। दूसरी चीज़, जो कलेक्शन में शामिल होंगे, ग्रुप में शामिल होंगे, जिनसे ग्रुप बनता है, उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ सेट या एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे उनका फैमिली, तो फैमिली एक सिंगल वर्ड है जो एक कलेक्शन, एक ग्रुप को शो करता है। और उस ग्रुप में 2 भी लोग हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 से 10, 20 भी पॉसिबल हैं, लेकिन उनका एक ग्रुप बना, जो ग्रुप है किसका है, फैमिली मेंबर्स का है। हर एक कैंडिडेट क्या बोलेंगे, वो कैंडिडेट्स होंगे, उन्हें बोलते हैं कि फैमिली का एक मेंबर है, एक सदस्य है। ठीक है, तो ऐसे ही जो हम लोग ग्रुप के एलिमेंट लेंगे, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनका एक ग्रुप बनेगा, और हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक जो मेंबर है वो एक उसका पार्ट होगा सेट का, और उसको जो सेट बनाएंगे, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग विद इन ब्रेसेस, जो ब्रैकेट लगता है, कर्ली ब्रैकेट, उसमें इसको क्लोज करते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं सेट के, उनके बीच में एक कॉमा लगाते हैं, कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं। और जो मेंबर्स होंगे उनमें अगर कॉमा नहीं लगा हुआ है तो उसको, दोनों को या तीनों जितने भी होंगे साथ में, उनको सिंगल मानते हैं। तो ज़रूरी है कि उनके बीच में अगर सेपरेशन है, उनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो सब क्या होते हैं, कॉमा से अलग होते हैं। किसी भी मेंबर को रिपीट नहीं करते हैं। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो सिंगल टाइम यूज़ किए जाते हैं, उनको बार बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में, जैसे हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। सेट इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ well defined objects. Something about sets. The sets are usually denoted by capital letters like A, B, C, इससे लिखते हैं। The objects belonging to the sets, जो सेट के
ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या मेंबर कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अगर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लेटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उसको स्मॉल लेटर लिखेंगे, कैपिटल से नहीं। द ग्रीक लेटर यहाँ पर एक यूज करते हैं लोग, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसका मीनिंग क्या था, बिलोंग्स टू। अगर कोई सेट है उसका एक मेंबर स्मॉल ए है या स्मॉल एक्स मान लिया, यहाँ क्या है सेट ए, जो कैपिटल ए है क्या शो करता है, सेट शो करता है, और एक्स क्या है स्मॉल से लिखा मतलब ये उसका मेंबर है। तो एक्स सेट ए में है, निहित है, शामिल है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, इस फॉर्म में लिखते हैं। और अगर बिलोंग नहीं करता है, इफ एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, फिर राइट एक्स डज नॉट बिलोंग टू, इसी को कट कर देंगे तो मीनिंग क्या हुआ, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब एक्स ए में नहीं है, मतलब सेट ए का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट, ईच कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी अ सेट। हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता है, आवश्यक नहीं कि वो सेट हो। रीजन क्या था, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया। तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर बेस्ट वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जिसको हम बेस्ट मानते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक मैच में बेस्ट बैटिंग करे या बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया। तो बेस्ट बैट्समैन हो या बेस्ट बॉलर हो, बेस्ट फील्डर हो, जो बेस्ट वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसी पर्टिकुलर मैच में कोई पर्टिकुलर प्लेयर बेस्ट कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मैच में वो बेस्ट ही करे। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ गुड पर्सन्स, बैड पर्सन्स। अब कौन गुड है कौन बैड है, ये सब क्या है, एक कंपेरेटिव वर्ड्स हैं। ये टाइम बीइंग के लिए कंडीशनली क्या होते हैं, ये ट्रू होते हैं, लेकिन उसके बाद में ये परमानेंटली ट्रू नहीं होते, ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे आपने कहा एक अमीर आदमी है एक गरीब आदमी है, मिस्टर ए मिस्टर बी। ए अमीर है बी से, मतलब ए रिच पर्सन है बी से, तो बी क्या है पुअर पर्सन है। अब मिस्टर सी आ गए जो ए और बी दोनों से अमीर है, अब जो ए अमीर था गरीब हो गया। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो अमीर गरीब, रिच पुअर, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो क्या है अनडिफाइंड है। जैसे आपने कहा डेंजरस, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द कंट्री। अब कंट्री में जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है कौन सा है, कोई नहीं है। क्यों, जो मोस्ट डेंजरस वर्ड है वो अनडिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। रीजन, अपने घर में देखिए कुछ लोग पेट्स रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, उनमें क्या है वही डॉग तो वही है, लेकिन वो दो टाइप से वर्क करता है। एक जो घर के लोग होते हैं जिस घर में उसको रखा गया एज ए पेट रखा गया, उनके लिए फेथफुल होता है, लेकिन वही पेट जो आपका डॉग है वो जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए डेंजरस होता है। लिखा होता है गेट पर बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। किसके लिए, जो बाहरी लोग आते हैं घर से जो बाहर के लोग होते हैं, जब घर में किसी यहाँ जाते हैं तो एक चेतावनी, एक वार्निंग दी जाती है कि घर में एक पेट है जो डेंजरस है, उससे आप अलर्ट रहें, वो काट सकता है आपको। लेकिन वही जो डेंजरस कहा गया औरों के लिए, वो घर के हर मेंबर के लिए फेथफुल है, उनके डिफेंस में काम करता है, उनकी सुरक्षा में काम करता है। तो कहाँ डेंजरस है, वो डेंजरस है भी और नहीं भी है। तो किसी के लिए डेंजरस है तो किसी के लिए फेथफुल है। तो इस टाइप से जो मोस्ट डेंजरस वर्ड है ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। आप ऐसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, बैड पर्सन्स, रिच पर्सन्स, टैलेंटेड राइटर्स, डेंजरस एनिमल्स, ये सब चीज़ें हैं। अब टैलेंटेड राइटर्स, कौन राइटर टैलेंटेड है, सब होते हैं और कोई नहीं है। ये जो टैलेंटेड वर्ड है ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो किसी राइटर की बुक हम पढ़ते हैं, हमको अच्छा लगता है तो मेरे लिए बहुत ही टैलेंटेड है वो, उसी राइटर बुक को दूसरा पढ़ता है वो कहता है नहीं अच्छा नहीं लगा, उसको लाइक नहीं करता। तो टैलेंटेड वर्ड भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस टाइप से हम कहते हैं कि जो ऐसे ग्रुप बनते हैं उनसे सेट नहीं बनता। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, टैलेंटेड राइटर्स, ये सब क्या हैं, ऐसे वर्ड्स हैं। बेस्ट, गुड, बैड, रिच, पुअर, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इनसे सेट नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 9th 10th में। जैसे रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर्स हैं। तो जो नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग एक ग्रुप में लिखते हैं तो किस सिंबल से शो करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो क्वेश्चन होगा वहाँ पर कहीं कहीं यूज़ किया गया, कहीं जेड लिखा होगा, कहीं जेड प्लस लिखा है,
कहीं जेड माइनस लिखा हुआ है, कहीं आर लिखा है, कहीं कैपिटल एन लिखा है, कहीं डब्ल्यू लिखा है, तो उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हर बार बताया नहीं जाएगा, वो आपको जानना ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही। तो उसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, इसको समझ लीजिए क्या है इसमें कि आर क्या है, एन क्या है, डब्ल्यू क्या है। एन क्या है? नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं। ये कहाँ स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इनका जो सेट बनेगा उसको हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं। जैसे बताया भी सेट में कि जो सेट होता है, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसका जो कैपिटल लेटर है उससे ही शो करेंगे। तो जो नेचुरल नंबर को क्या लिखते हैं? कैपिटल एन से लिखते हैं। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं उनका एक सेट बनाया गया, ग्रुप में रखा गया और बंद कर दिया कहाँ पर? विद इन कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस। तो एक सेट हो गया, उसको हम लोग एन से लिखेंगे। जहाँ भी कैपिटल एन लिख के आता है क्वेश्चन में, मीनिंग क्या है? वो नेचुरल नंबर है। डब्ल्यू है मतलब होल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से, तो इसको डब्ल्यू लिखते हैं कैपिटल से। तो कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू ब्रैकेट क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5, हर नंबर बीच में कॉमा लगा देंगे। तो इस टाइप से पूरा हमने जो भी था यहाँ पर दिखाया। एन क्या है? नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको एन से लिखते हैं जो बताया। एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाएंगे। डब्ल्यू क्या है? ये होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर्स, डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4। जेड क्या है? ऑल इंटीजर, जितने इंटीजर्स हैं चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव उनको सबको लिखेंगे। 0 स्टार्ट करेंगे, 0 +, -1 + -2 + -3 इसको लिखते जाएंगे। जेड माइनस का मीनिंग क्या था? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, जितने निगेटिव उनको जेड के ऊपर जहाँ जेड था कोई साइन नहीं है, माइनस कर दिया मतलब सिर्फ निगेटिव लिखेंगे। मन जीरो तो पार्ट निगेटिव होता नहीं है, ऐसे रहेगा। लेकिन जो अदर नंबर्स हैं जीरो के अलावा, जो नॉन जीरो नंबर्स हैं उनको हम लोग साइन लगाएंगे। -1 -2 -3 -4 ये हो जाएगा। इसको बोलेंगे सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। जेड प्लस लिखा है अगर, तो जेड प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे। क्यू क्या होता है? इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? p/q, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं p/q, जहाँ q 0 नहीं होगा। p और q क्या है? ये दोनों क्या है? जेड है। जेड मतलब इंटीजर्स हैं यहाँ से। i क्या है? एक इरेशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? यहाँ लिख दिया i इक्वल टू क्या है? q। q क्या है? q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कोई होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या है? सारे नंबर्स आते हैं इसमें, एन भी आता है, डब्ल्यू भी आता है, जेड क्यू भी आता है और आई भी आता है। सब में जिनका ये लिखा है नंबर एन डब्ल्यू जेड क्यू आई, इन सब का एक सेट बनेगा, उसको बोलेंगे रियल नंबर। ये सारे टाइप के नंबर्स में आते हैं। सी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इसको हम लोग x + i y फॉर्म में लिखते हैं। इसका फॉर्म है x + i y, जहाँ पर y 0 नहीं होगा। ये लिखा हुआ है x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। x और y दोनों क्या है? कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि y 0 ना हो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसी में पढ़ेंगे। तो इस टाइप से ये कुछ सिम्बल्स थे, इसको जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर लिखा होता है, ये लेटर्स लिख के दे जाएंगे, तो इसका मीनिंग क्या होता है आप यहाँ से समझ लेंगे तो ठीक रहेगा, आगे हेल्प मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जो सेट होते हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। जो पहला मेथड है उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टैबुलेशन फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। दूसरा है उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, या उसको रूल मेथड भी कहते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। तो मेनली दो ही टाइप हैं, हर एक टाइप के दूसरे नाम भी होते हैं, इसलिए बताया मैंने। जो फर्स्ट टाइप था आपका उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म भी बोलते हैं। जो सेकंड टाइप है कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है, या उसको बोलते हैं रूल मेथड, या उसे बोलते हैं क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी मेथड। तो प्रॉपर्टी मेथड हो चाहे रूल मेथड हो या सेट बिल्डर फॉर्म हो, मीनिंग सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमारा है? रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जिस एलिमेंट्स को, जिन नंबर्स को, लेटर्स को हमें सेट में रखना होता है, उस सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं? विद इन ब्रेसेस या विद इन ब्रैकेट रखेंगे,
कर्ली ब्रैकेट, और हर एक ब्रैकेट जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक कॉमा लगाते हैं, उसे कुछ सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा था हमने, ये पार्ट 1 2 हो गया और उसमें पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं यहाँ से। इन दिस मेथड एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड इन द ब्रेसेस लाइक दिस एंड सेपरेटेड बाय कॉमाज। कॉमा लगा करके उसको अलग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इफ ए सेट ए, क्या सेट है, कैपिटल ए है, कंटेन्स स्मॉल ए बी सी डी ई, ये 5 लेटर्स एज ए मेंबर यहाँ पर होंगे, एलिमेंट्स होंगे सेट के। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैपिटल ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, इस टाइप लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये इसका मेथड होता है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको फॉर्म भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। और दूसरे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट है रिपीटेड एलिमेंट्स हैव टू बी रिटन ओनली वंस। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल अलग ले रहे हैं, कोई मान लिया सेट है बी और इसमें अगर हमने मान लिया है कि क्या लेना है हमको, लेटर्स या नंबर लेने हैं 1 2 3, फिर 3 है 4 है, इनसे बनाना सेट। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो रिपीटेड है उनको हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे 1 2 3 4, या टाइप्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग विद इन ब्रैकेट लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। इसीलिए यहाँ नोट लिखा है इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिपीटेड एलिमेंट्स हैव टू बी रिटन ओनली वंस। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इज इमटेरियल, मीन्स मीनिंगलेस। इसमें ऑर्डर जरूरी नहीं है, इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते थे, क्या 4 2 3 1 ऐसे लिख दें, कोई मतलब नहीं है। बस जितने एलिमेंट्स थे वो सब विद इन ब्रैकेट लिखे जाएं, कोई छूटना नहीं चाहिए। और हर एक एलिमेंट के बीच में जरूरी है कि हम कॉमा लगाएं, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी मिसिंग कर देंगे तो सेट का फॉर्म नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ सारे कॉमा हटा दें तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल नंबर बनेगा 4231, यहाँ बनेगा 1234, इस टाइप बन जाएगा, तो सिंगल नंबर कहलाएगा, तो सिंगल एलिमेंट होगा उसमें। जबकि यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं। इस टाइप से आपको देखना है कि कॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी ऑर्डर में लिखिए, उससे मतलब नहीं होता है। तो सेकेंड टाइप हमारा क्या होगा, सेकेंड टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड, को तीनों नाम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो सेट बनाते हैं या जो ग्रुप बनाएंगे, कलेक्शन करेंगे जिन चीज़ों का, उन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। सबसे पहले क्या सर्च करते हैं कि जितने मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं सेट में, उन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, उस प्रॉपर्टी को कोई नाम देते हैं, कोई लेटर से शो करते हैं, उसको मान लिया पी मान लेते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जितने मेंबर्स हैं उन सब में कॉमन होना चाहिए। जैसे आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स को मान लीजिए, क्लास में जितने लोग बैठे होंगे उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी ज़रूर है, क्या, स्टडी करने का, पढ़ाई करने का एक प्रॉपर्टी कॉमन है। लोग स्कूल में इसीलिए आते हैं, पढ़ने ही आते हैं। अब वो नहीं पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबका पर्पज़ एक है, क्या है, ओनली टू स्टडी, पढ़ाई करना। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी होगी। तो इसी टाइप से कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनका अपना एक काम करने का प्रॉपर्टी है कि सब लोग अपना काम करेंगे। बल्कि उनका जो पर्सनल जो मैटर है, जो क्वालिटी है, बिहेवियर है, वो अलग हो सकता है। लेकिन जब वहाँ पर वो ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप में सब लोग अपना काम करते हैं, तो सब में एक ही काम करने की प्रॉपर्टी हो गई। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है पूरे मेंबर्स की, एलिमेंट्स की, उस प्रॉपर्टी को एक लेटर से शो करते हैं और उसका जो प्रेजेंटेशन होता है कुछ इस टाइप करते हैं। यहाँ लिखा था, इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड अ प्रॉपर्टी विच कैरेक्टराइजेज द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। क्या है, ट्राई टू फाइंड अ प्रॉपर्टी विच कैरेक्टराइजेज द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, दैट इज अ प्रॉपर्टी पी। इसको क्या मान लिया, प्रॉपर्टी पी मान लिया। विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट पजेज, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट पजेज, तो प्रॉपर्टी सब में चाहिए। एंड विच नो अदर ऑब्जेक्ट्स पजेज, जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके बियॉन्ड होते हैं, वो इसमें नहीं होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो इसी को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखा था, विद इन कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, एक्स क्या मान लिया, कोई एलिमेंट है,
मतलब कोई प्रॉपर्टी कॉमन है। क्या लिखा, एक्स हैज ए प्रॉपर्टी पी, या इसको यहाँ पर बोलते हैं सच दैट, ना लिख कर इसे ऐसे भी लिखते हैं, तो मीनिंग वही है। इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे एक सेट है ए, एग्जांपल नंबर हम 1 लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखें इसको, एक सेट ए है। अब इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उन सबकी जो प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है क्या, लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट। अब जो इंग्लिश के आपके जो 26 लेटर हैं, उस 26 लेटर में से जो 5 लेटर्स होते हैं, AEIOU, ये 5 लेटर्स क्या हैं, वावेल्स हैं, तो आउट ऑफ 26 हैं, तो इनका एक ग्रुप बनेगा। तो उसमें प्रॉपर्टी क्या है, लेटर्स तो आपने लिखा AEIOU, लेकिन जो आपके लेटर्स हैं AEIOU, इनमें प्रॉपर्टी क्या है, ये सब क्या है, ये सब हैं वावेल्स। तो इनमें प्रॉपर्टी हो गई, वावेल्स होने प्रॉपर्टी है, जो कि 26 लेटर्स में से है, ग्रुप में से। तो प्रॉपर्टी किसकी क्या हो गई इनकी, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो था ग्रुप 26 लेटर का, उनमें से वावेल को हमने लिया यहाँ पर। तो ये मेथड इसका हो गया। अब ऐसे आप लिख सकते हैं क्या, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट हम बी लिख देते हैं ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 17। कोई नंबर लगा दिया हमने, कोई कंडीशन है तो बहुत सी उसमें, तो 17 से कम जितने प्राइम नंबर्स होंगे वो सब लेंगे। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट 2 से होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस टाइप से नंबर मिलेंगे। कहाँ तक, 17 से कम। 17 से कम लेंगे, 16 तो है नहीं, 15 भी नहीं है, 14 भी नहीं है क्या, 13। तो 13, 2 से लेकर 13 तक लिखेंगे कौन से नंबर्स, जो प्राइम होंगे। अब यहाँ प्राइम की प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी बात करते हैं यहाँ पर ना, ट्राई टू फाइंड प्रॉपर्टी क्या है, प्राइम होने की। जो नंबर लिखेंगे प्राइम लिखेंगे, कंडीशन क्या है, लेस देन 17, यहाँ तक लिखना है। तो ऐसे ही हम लोग और प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, कोई नंबर लिख सकते हैं जो चाहें। बस मेथड क्या होगा, हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट में एक प्रॉपर्टी सपोज कर ले, एलिमेंट है, वो एक्स क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है, यह है एक एलिमेंट। बहुत से एलिमेंट्स होंगे, उसको एक सिंगल नाम दे दिया एक्स। इस प्रकार लिखते हैं कि एक्स क्या शो करता है, वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ क्या शो करता है, एक्स प्राइम नंबर लेस देन 17 शो करता है। तो इस टाइप से लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, या रूल मेथड है, या प्रॉपर्टी मेथड। यहाँ पे क्या है, रूल, एक प्रॉपर्टी यूज किया गया, इसलिए नाम दिया गया प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी हैं, इसको हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि जो हमने बताया कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट था 2 टाइप का, उसमें से कौन सा टाइप का भी यूज करेंगे, तो कौन सा सुटेबल रहेगा, उसके लिए जान लें कि सबसे पहले जो हमारा सेट दिया गया है, अगर उसके एलिमेंट्स कम है, स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट है, तो उस केस में हम लोग जो हमारा पहला मेथड था, रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड, उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं तो कहाँ तक लिखते रहेंगे, वो लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो उस केस में हम लोग उन सारे एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी था उसका यूज़ करके शॉर्ट में इसको हम लोग शो कर सकते हैं। मतलब हमारा कहना मतलब है, जो सेकेंड टाइप था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड का यूज़ करके उस लॉन्गेस्ट सेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम सब नहीं लिखना है, सारे एलिमेंट्स का जो कॉमन प्रॉपर्टी था उसी को शो करना होता है, सबको नहीं। और नहीं तो सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, फिर लिखते रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक मुश्किल काम है। तो इजी वे में क्या कर सकते हैं कि जब एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा दिए हों तो उन सारे एलिमेंट्स को ना लिखकर उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो सुटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। जो पॉइंट मैंने बोला, दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कब कौन ईजी रहेगा। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं उसमें हम एक टाइप लिखते हैं पहले, नल सेट। टाइप 1 क्या है, यह है नल सेट।
नल सेट या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट भी कहते हैं इसको लोग, वाइड सेट। तो ये कौन सा सेट होता है? ये वो सेट है जिसके एलिमेंट्स नहीं होते हैं। एम्प्टी मतलब खाली है, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स is known as null or empty set, and it is denoted by phi। ये phi है, इससे इसको शो करते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल माना कि एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल देते हैं फाई इक्वल टू, क्या लिखे इसमें, एक ऐसा एलिमेंट लिखें, ऐसी एग्जाम्पल लिखें जो इम्पॉसिबल हो, उसको लिखते हैं। क्या लिखें इसमें, इसको सोच सकते हैं जो एलिमेंट्स इम्पॉसिबल हो। अब इम्पॉसिबल कौन कौन से आते हैं, जिससे हमने लिख दिया कि जो इस फाई में एलिमेंट्स होंगे कौन से लिखते हैं, एक्स, इसकी प्रॉपर्टी लिख दिया, ये प्रॉपर्टी एक्स हो गई, एक्स सच दैट एक्स इज नेगेटिव इंटीजर, इज नेगेटिव इंटीजर -1 whose square is -1। जो नेगेटिव हमने -1 ले लिया, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, ना कि -1। क्या लिख दिया, -1, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो फाइव में आ गया। इस टाइप से और क्या लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये हमने फर्स्ट ले लिया, सेकंड भी कोई भी एग्जाम्पल लिख दें। जैसे क्या लिखा हमने, फाइव इक्वल टू क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स क्या शो करता है, एक्स इज जैसे लिखें, एक्स रिप्रेजेंट लखनऊ, एक्स रिप्रेजेंट लखनऊ, which is capital of India। लखनऊ कैपिटल तो है, लेकिन कहाँ का है, यूपी का है, ना कि इंडिया का है। तो इस टाइप से हम लोग जो इम्पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग इसमें लिखेंगे और उसको कहेंगे कि ये एक नल सेट है या एम्प्टी सेट है, वाइड सेट है। फाइव से इसको लिखते हैं, हमने 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं। इस टाइप से हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं, जो इम्पॉसिबल हैं, जो नहीं होता है, वही यहाँ पर लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा किसका, नल सेट का बन जाएगा। ये हमारा सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है। जैसे पहले था एम्प्टी सेट, मतलब रिक्त है, रिक्त सेट है, समुच्चय है। यहाँ पर क्या है, सिंगलटन सेट, मतलब अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट is said to be
सिंगल्टन सेट denoted as like this। ये क्या है, एक एलिमेंट शो करता है और इसको क्लोज कहाँ क्लोज किया है, ब्रैकेट अंदर। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये एक सिंगल एलिमेंट शो करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे। एग्जाम्पल में सेट ऐसा लिखेंगे जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। हमने क्या लिखा, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या लिख दें, एक्स सच दैट एक्स where x belongs to the x lies between 3 and 5, 3 and 5। अब x की वैल्यू क्या है, 3 और 5 के बीच में, मतलब 4 है। 3 से अधिक है लेकिन 5 से कम है, तो क्या मिला, 4 मिला। तो जो इसका एलिमेंट लिखेंगे 4 आएगा इसमें। ऐसा दूसरा लिख सकते हो इस टाइप से। दूसरा एग्जाम्पल लिख दें, मान लो कोई सेट बी है, क्या शो करता है, इट इज द सेट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। अब यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है जो भी होगा वो एक्स शो करता है, और जो भी होगा पूरे यूपी का या किसी भी स्टेट का सीएम एक ही होता है, एक से अधिक होते ही नहीं है। तो इस टाइप से हम कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। हम थर्ड एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट फॉर्म में। माने कोई सेट सी है, यहाँ पर क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब इसको सॉल्व कर ले तो क्या मिलेगा, अगर सॉल्व कर क्या मिलता है, x प्लस 3 इक्वल टू 5। इट मीन्स x इक्वल्स टू 5 माइनस 3, x इक्वल टू 2। तो x की सिंगल वैल्यू मिलेगी जो इसमें आएगा, तो सिंगल सेट हो गया। तो इस टाइप से जो भी एलिमेंट लिखेंगे कोशिश ये करना है कि इस सेट में सिंगल एलिमेंट मिले बस। नेक्स्ट टाइप लिखते हैं, नेक्स्ट होगा थर्ड नंबर, फाइनाइट and infinite set। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, a set having finite elements, finite means finite elements, it means number of elements are possible to count, possible to count, are known as finite set। And if number of elements of set are not possible to count, then it will be infinite set। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम दोनों लिखेंगे।
इक्वल्स टू 1, या इसको लेटर्स में लिख सकते हैं ABCD। ये क्या शो करता है? ये शो करता है फाइनाइट सेट। क्यों? ABCD काउंटेबल है, एक छोटा सेट है ये। दूसरा, लेट B इक्वल टू क्या लिख दिया, इसको लिखते हैं पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स बहुत से होंगे, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। एक और लिख सकते हैं ऐसे ही, C इक्वल टू ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे? नॉट पॉसिबल टू काउंट, इट मीन्स इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। तो इस टाइप से हम लोग सेट्स को डिफाइन करेंगे और उनके एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करते होंगे। तो ये हमारा है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स जैसा इसका नाम से ही कन्फर्म है कि ऐसे सेट्स होंगे जो इक्वल होंगे। तो वे दो सेट्स इक्वल होंगे जब उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हों। माने दो सेट हैं A और B, तो सेट A के जो एलिमेंट्स होंगे सेम वही एलिमेंट B में हो। हाँ, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर जैसे भी लिखा हो, लेकिन एग्जैक्टली द सेम। क्या? टू सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट A and B आर एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। A और B के जो एलिमेंट्स हैं क्या हों? बिल्कुल एग्जैक्टली वही हों। तो दोनों सेट्स A और B को क्या बोलेंगे कि वो इक्वल सेट्स हैं। और एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, A इक्वल टू क्या लिखा, ABCD लिखा, B इक्वल टू DBCAAC लिखा। तो A के जो एलिमेंट्स है वही B के भी। यहाँ पर ये ऑर्डर चेंज है, तो ऑर्डर के चेंज होने में कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं होता, ये बिल्कुल इमटेरियल है, मीनिंगलेस है। तो क्या लिखा, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स A and B आर एग्जैक्टली द सेम, इट मीन्स A इक्वल टू B। तो इक्वल सेट्स हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल लिया 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इक्वल्स टू क्या है, यहाँ लिखा प्रॉपर्टी मेथड लिख दिया x सच दैट x इक्वल टू 2 पावर n, जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट है। और यहाँ 2 की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाएंगे। 2 पावर 1 रखा तो 2 मिलेगा, 2 पावर 2 किया तो 4 हो जाएगा, 2 पावर 3 किया तो 8 हो जाएगा, 2 पावर 4 पे 16। ऐसे ही हम लोग n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 करते जाएंगे और वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो जो वैल्यूज मिलेंगे वो सब क्या है, इधर सेट में लिखा है। मीनिंग क्या, दोनों सेट इक्वल है, इक्वल सेट्स हो गए। नेक्स्ट, इसी में कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। तो एक कार्डिनल नंबर क्या होता है, जो सेट है, सेट कोई भी हो, उस सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। तो काउंटिंग में कुल कितने नंबर्स मिले, कुल कितने एलिमेंट्स पर्टिकुलर सेट में हैं, उसी नंबर ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। और कैसे शो करते हैं, NA, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट A is called cardinal number of A and denoted by NA। अब इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, कोई सेट लिखा, एग्जाम्पल क्या है, हमने सेट A लिख दिया। क्या लिखा, A इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब इस सेट में देखिए जो एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसको क्या लिखेंगे, NA इक्वल टू कितना, 4। हाँ, इस 4 का मीनिंग इससे नहीं है, इस सेट में कुल कितने एलिमेंट्स हैं उनको लिखा मैंने। ऐसे ही सेट भी लिख दीजिए। क्या लिखा, ABCD लिख दें। तो यहाँ पे NB कितना मिलेगा, 4A भी आएगा, 1, 2, 3, 4। तो काउंट कर लेंगे और काउंटिंग में जो एलिमेंट्स हैं सेट में, उस सेट को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है।
5 में ही पार्ट 1 है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, दो सेट इस टाइप से हों कि उनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। क्या इक्वल हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ना कि एलिमेंट्स। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनके नंबर सेम हों। जैसे मान लीजिए कि आपके नेबर्स हैं मिस्टर ए मिस्टर बी, ए की फैमिली अलग है, बी की फैमिली अलग है, तो ए की फैमिली जितने मेंबर्स हैं अगर उतने ही मेंबर्स बी के भी हैं फैमिली में तो ये हो गए इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, इससे पहले इसको देख लीजिए। इफ सेट ए एंड बी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल मीन्स एन इक्वल टू एन बी, ये कंडीशन हो गया इसके लिए। एग्जाम्पल क्या लिया, एक सेट लिया हमने ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, दूसरा क्या लिया बी को डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हमने ए बी सी डी ई लिया, 5 यहाँ भी है 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स यहाँ भी हैं 5 एलिमेंट्स यहाँ भी हैं, तो इसको लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, कार्डिनल नंबर फॉर्म में। एन ए इक्वल टू 5, यहाँ करेंगे एन बी इक्वल टू 5, तो एन ए और एन बी दोनों के नंबर्स क्या इक्वल है, इट मीन्स एन इक्वल टू एन बी, ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। जरूरी क्या है कि दोनों के नंबर सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों सेट में इक्वल हैं तो वो होंगे इक्विवेलेंट सेट। हाँ, सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल जरूरी नहीं है, जरूरी मतलब होंगे डिफरेंट होंगे, एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे लेकिन नंबर सेम होगा। इसी का सेकेंड पार्ट हो सकते हैं सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, वो एक ऐसा सेट होगा ये कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स भी खुद एक सेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल एंड योर क्लास। स्कूल में बहुत से क्लासेस होते हैं, सेक्शंस भी होते हैं, ईच वन सेक्शन इज़ अ सेट। जितने सेक्शन हैं किसी क्लास का भी हो वो एक सेट है, लेकिन सारे सेक्शन सारे क्लासेस मिला करके एक स्कूल बनता है, तो स्कूल भी एक सेट हो गया। और स्कूल के अंदर जितने क्लासेस हैं वो भी एक सेट होंगे। उस क्लास मान लिया क्लास 11th आपका है तो क्लास 11th के सेक्शन भी होंगे, तो ये सब क्या हो गए, सेट ऑफ सेट्स हो गए। तो वो सेट जिसके एलिमेंट भी एक सेट होते हैं उसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। उसके एग्जांपल भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में लिखें एक हमने सेट लिख दिया, एक सेट है ए, इस सेट के अंदर हम एलिमेंट्स ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी। ये क्या है, यहाँ पर जो कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल ए क्या शो करता है, एक सेट को शो करता है जिसके एलिमेंट्स क्या है, सेट ए कामा बी, सेट ए कामा बी कामा सी। यहाँ देखिए जैसे एलिमेंट फॉर्म में लिखे हुए लेकिन ये खुद एक सेट है। ये क्या है, एक सिंगल सेट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं या 3 एलिमेंट हैं, तो ये सेट क्या है, ये एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट ए का जो कि खुद एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट होंगे ए बी सी। यहाँ पर देखिए ए कामा बी लिखा है, ये भी एक सेट है जो कि सेट ए का एक एलिमेंट है लेकिन खुद एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है ए और बी। यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, एक सिंगल सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट है। ये सेट ए इस सेट कैपिटल ए का एक एलिमेंट है क्योंकि इसको हमने यहाँ से यहाँ तक क्लोज किया हुआ है, तो सेट ए को शो करता है। और ये सब पर्सनली अलग अलग एलिमेंट शो करते हैं किसके, इस सेट के, जबकि खुद भी एक सेट है। तो इस टाइप से क्या बोल सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ सेट है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने बताया कि आपका स्कूल है, स्कूल भी आपका एक सेट ऑफ सेट्स है। आपका स्टेट क्या है, ये भी एक सेट ऑफ सेट है। तो स्टेट में क्या होंगे, बहुत से डिस्ट्रिक्ट होंगे, फिर उनका डिवीजन करते जाएंगे। कंट्री आपका है वो भी एक सेट ऑफ सेट है। तो इस टाइप से देखते हैं कि वो जो सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट भी एक सेट होते हैं, तो उसे बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आज तक हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप लोग इसको स्टडी करिए और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप लोग अटेम्प्ट करिए और जो आपके क्वेरीज होते हैं उसको आप लोग फिर पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।